हाँ जी बेटा, तो हम कर रहे थे कि वाइवा में वो आपसे क्वेश्चंस क्या पूछ सकते हैं। तो अगर वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के आपसे एग्जांपल्स पूछते हैं तो ऑपरेटिंग के एग्जांपल्स ये हैं, ठीक है, कि जैसे कैश सेल, जो कैश का पैसा आया, डेटर से, ट्रेड रिसीवेबल से पैसा मिला, कोई कमीशन मिली, कोई इनकम टैक्स रिफंड आया, गुड्स परचेज किए, पेमेंट कैश पे होनी चाहिए, उधार वाले नहीं, ठीक है, क्रेडिटर्स को पेमेंट दी, कोई भी बिल आपने सैलरी, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, टेलीग्राम, टेलीफोन, कोई ऐसे बिजनेस के ऑपरेटिंग खर्चे किए, वेजेस पे की, ठीक है, जो कि कैश में पेमेंट्स हुई हो, तो ये आपके ऑपरेटिंग के कैश आउटफ्लो और इनफ्लो हैं। फिर वाइवा में वो आपसे फाइनेंसिंग और नॉन फाइनेंसिंग एंटरप्राइजेज में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग कौन सी होती हैं वो पूछ सकते हैं। अब ये देखो, इसको मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे एक टेबल में एक्सप्लेन करने लगी हूँ। अब जैसे कोई भी एंटरप्राइज़ है जो कि फाइनेंशियल नहीं है, अदर एंटरप्राइज़ कोई भी, वो चाहे कोई भी बिज़नेस करती है, वो कोई भी गुड्स बेचती है, ठीक है, शूज़ का, बुक्स का, मोबाइल का, एनी बिजनेस, तो किसी भी एंटरप्राइज़ के लिए इंटरेस्ट रिसीव करना, अगर वो इंटरेस्ट रिसीव कर रही है तो नेचुरली उसने कोई इन्वेस्टमेंट की होगी तभी वो इंटरेस्ट रिसीव कर रही है, तो ये कौन सी एक्टिविटी हुई? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अगर कोई कंपनी इंटरेस्ट पे कर रही है, ठीक है, फाइनेंशियल एंटरप्राइज नहीं है वो, अदर एंटरप्राइज कोई और है, वो कोई भी गुड्स में डील करती है, इंटरेस्ट कोई भी कंपनी क्यों पे कर रही होगी? उसने कोई लोन लिया होगा या उसने कोई डिबेंचर इशू किए होंगे, मतलब उसने फाइनेंस अरेंज किया होगा मार्केट से, तो पैसा अरेंज किया होगा तो पैसे की कीमत तो चुकानी पड़ेगी ना, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो फाइनेंस अरेंज करने की कीमत चुकानी पड़ी, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ओके, नेक्स्ट है डिविडेंड रिसीव्ड। किसी भी कंपनी ने डिविडेंड क्यों रिसीव किया होगा? क्योंकि उस कंपनी ने पक्का कहीं पर किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे होंगे, तो जो शेयर्स खरीदे होंगे उन शेयर्स पर इसको डिविडेंड मिला होगा, तो नेचुरली कंपनी ने कहीं पर पैसा इन्वेस्ट किया है, तो ये कौन सी एक्टिविटी हुई? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। चौथा आया डिविडेंड पेड। तो डिविडेंड पेड में क्या आएगा कि कंपनी ने डिविडेंड क्यों पे किया होगा? क्योंकि कंपनी ने नेचुरली शेयर इशू किए होंगे, तो शेयर इशू किए होंगे, लोगों से पैसा लिया होगा, तो पैसा फ्री में तो मिलता नहीं, उस पैसे की कीमत चुकाई, फिर तो जो शेयर इशू किए उसकी कीमत क्या चुकाई? डिविडेंड। जो डिबेंचर इशू किए या लोन लिया उसकी कीमत क्या चुकाई? इंटरेस्ट। तो जब भी मार्केट से कंपनी फाइनेंस अरेंज करेगी तो उसकी कीमत चुकाएगी, तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा, ठीक है, तो ये किस में आ गया? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये तो कोई भी अगर आपको पेपर में सम भी आता है, अगर वो सिंपल लिखा हुआ है कि प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ एबीसी लिमिटेड, कुछ नहीं लिखा फाइनेंशियल है कि नॉन फाइनेंशियल है, तो फिर तो यही रूल्स चलेंगे। पर अगर सम में बाकायदा लिख दिया गया कि वो फाइनेंशियल एंटरप्राइज है, तो किसी भी बैंक के लिए, चाहे वो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, चाहे बैंकिंग कंपनी है, फाइनेंस कंपनी है, उसके लिए इंटरेस्ट रिसीव करना, इंटरेस्ट पे करना या डिविडेंड रिसीव करना, यही उसका काम है कि लोगों से पैसा लेना, ठीक है, और उस पर इंटरेस्ट देना, या लोगों को पैसा देना, उस पर इंटरेस्ट लेना, बैंक का तो काम ही है ये रूटीन का, तो ये तो उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी हुई, और उस पैसे को कहीं पर इन्वेस्ट करता है वो बैंक या वो फाइनेंस कंपनी, और उस पर भी वो कंपनी डिविडेंड कमाती है, तो ये तीन तो उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हो गई, ये तीन तो ऑपरेटिंग हो गई। पर डिविडेंड पे करना, चाहे वो कोई भी कंपनी हो, फाइनेंसिंग हो, नॉन फाइनेंसिंग हो, डिविडेंड तो कोई कंपनी क्यों पे करेगी? क्योंकि इस कंपनी ने भी डिविडेंड क्यों पे करना है? क्योंकि इस कंपनी ने भी पक्का शेयर इशू किए होंगे। अब इसने शेयर क्यों इशू किए होंगे? इसको पैसे की ज़रूरत आई होगी, ठीक है, फाइनेंस की ज़रूरत पड़ी होगी, तभी इसने मार्केट में शेयर इशू किए होंगे, तो शेयर इशू करना और उस पर डिविडेंड पे करना, वो तो जो फाइनेंस आपने अरेंज किया है उसकी कीमत चुका रहे हो, तो फिर ये तो किस में जाएगा? ये तो कोई भी कंपनी हो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ही जाएगा। ओके, तो ये टेबल भी अच्छे से याद कर लेना, वो पूछते हैं वाइवा में। फिर कंपैरेटिव कॉमन साइज़ के चैप्टर में कंपैरेटिव और कॉमन साइज स्टेटमेंट का मीनिंग पूछ सकते हैं, इंटरफर्म इंट्रा फर्म कंपैरिजन का मीनिंग पूछ सकते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एनालिसिस का मीनिंग पूछ सकते हैं, डायनामिक और स्टैटिक एनालिसिस का मीनिंग पूछ सकते हैं, ठीक है। कंपैरेटिव और कॉमन साइज़ की इंपॉर्टेंस तो लॉन्ग क्वेश्चन शायद ही पूछेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन ही पूछेंगे, बाकी हम कुछ कह नहीं सकते। कंपैरेटिव कॉमन साइज स्टेटमेंट का मीनिंग हो गया। और वाइवा में क्योंकि 6 नंबर का रिटर्न हो गया होगा, तो पहले वाइवा में सिर्फ 6 नंबर का कैश फ्लो रिटर्न होता था ना, अब तो कंपैरेटिव भी हो गए, तो शायद वो रेशो ना निकलवा कर देखें, नहीं तो वो आपसे सामने बैठकर कोई रेशो कैलकुलेट कैसे की वो भी पूछ सकते थे। हाँ, एनालिसिस पूछ सकते हैं वो आपसे कैश फ्लो का, कि भाई किसी कंपनी की ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आंसर नेगेटिव आ रहा है तो इसका क्या मतलब है। तो आपको सोचना चाहिए कि अगर किसी कंपनी का जो उसका रूटीन ऑपरेशन है, परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सपोज जूते का, कपड़े का, मोबाइल का, जो भी बिजनेस करती है, अगर उस रूटीन बिजनेस एक्टिविटीज़ में से ही कंपनी को लॉस हो रहा है तो और कंपनी क्या करेगी? फिर तो वो कंपनी बहुत घटिया कंपनी है, जो कि
जिसकी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी भी किसी काम की नहीं है, ठीक है, जो अपने रूटीन ऑपरेशंस में से ही नेगेटिव जा रही है। इन्वेस्टिंग का आंसर नेगेटिव आए तो भी इतना घबराने की बात नहीं है कि चलो इस साल मशीनें ज़्यादा खरीद ली होंगी, बिल्डिंग खरीद ली होगी। फाइनेंसिंग का आंसर भी नेगेटिव आ जाए तो भी इतना घबराने वाली बात नहीं है कि चलो इस साल कोई डिवेंचर रिडीम कर दिए होंगे, ठीक है, पर वो भी लॉन्ग टर्म फाइनेंस अरेंज करके करने चाहिए, पर चलो कुछ रिजर्व्स में से कर दिए होंगे, चलो जैसे भी है, पर ऑपरेटिंग का आंसर नेगेटिव आना तो बहुत गलत है। इसका मतलब कंपनी की ऑपरेटिंग एफिशिएंसी है ही नहीं, ठीक है। तो जो कंपनी ऑपरेटिंग में नेगेटिव आंसर ला रही है तो वो कल को अपनी वर्किंग कैपिटल को क्या इंटैक्ट रख पाएगी, वो अपनी करंट एसेट्स को क्या मैनेज कर रही होगी। इसका मतलब उसके पास तो कैश एट बैंक का अच्छे से बैलेंस नहीं होगा। फिर तो कल को शायद उसको ये प्रॉब्लम भी आ सकती कि वो पता नहीं अपने वर्कर्स की दिहाड़ी भी दे पाएगी कि नहीं दे पाएगी, सैलरी भी टाइम पर दे पाएगी कि नहीं दे पाएगी। तो ऑपरेटिंग का आंसर तो किसी भी हाल में नेगेटिव नहीं आना चाहिए। उसके लिए तो कंपनी को बहुत सारे स्टेप्स उठाने चाहिए कि वो आंसर अगले साल फिर पॉजिटिव हो जाए, अगर इस साल बाई चांस नेगेटिव आ गया तो ऐसे ही थोड़ी बहुत वो आपसे एनालिसिस के क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। बाकी अपनी फ़ाइल पूरी पढ़ के आना। आपकी फ़ाइल में जो भी कंपनी आपने ली है, चाहे आपने टाटा, बिरला, रिलायंस, एनी कंपनी जो आपने ली है, कम से कम उस कंपनी की हिस्ट्री, उस कंपनी का चेयरमैन कौन है, कंपनी का सीईओ कौन है, प्रमोटर्स कौन है, कब शुरू हुई, किन प्रोडक्ट्स में डील करती है, ठीक है, उस कंपनी के जो भी फ्लो चार्ट्स आपने लगाए हैं, कैश फ्लो लगाई है, कम से कम वो चीज़ें आपको याद हो। क्योंकि जब आपने फ़ाइल एक बार उसके सामने रख देनी है, दोबारा तो फाइल वो पढ़ेंगे ना टीचर, आप तो सामने बैठे होगे तो वो फाइल में से पूछेंगे तो आपको वो चीज़ें पता हो। ये ना हो कि उनको ये लगे कि आपने सारी फाइल तो चीटिंग करके ही बना ली है, ऐसा ना लगे उनको। कोई एक्टिविटी बताकर वो ये पूछ सकते हैं कि बताओ ये इनफ्लो है कि आउटफ्लो है, या कोई ट्रांजैक्शन बताकर वो ये पूछ सकते हैं कि बताओ ये ऑपरेटिंग है, इन्वेस्टिंग है कि फाइनेंसिंग है, ठीक है। तो इन तीनों एक्टिविटीज़ के मीनिंग तो अच्छे से याद कर लेना, कैश फ्लो स्टेटमेंट का मीनिंग अच्छे से याद कर लेना, कंपैरेटिव कॉमन साइज़ का मीनिंग तो अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। ओके, नाउ बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू।